नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के बारे में। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जानने से पहले हमें एक चीज़ जानना होगा कि यूरिनरी ट्रैक्ट जो है इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ये दो किडनी, उसके बाद देखिए कि हर एक किडनी से जो है यूरेटर निकलता है, जो कि वो पेशाब लेके जो है आपका यूरिनरी ब्लैडर में जो है ये मतलब डालता है। और यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और ब्लैडर के नीचे आप देखेंगे कि ये यूरेथ्रा है। तो ये स्ट्रक्चर्स है कि दो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये कंप्राइज करता है आपका यूरिनरी ट्रैक्ट। अब इसमें भी कि अगर जो है यूरेथ्रा और जो ब्लैडर यहां तक अगर इन्फेक्शन होता है तो इसको बोलते हैं हम लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ब्लैडर के ऊपर मतलब यूरेटर्स और किडनी में अगर होता है तो हम बोलते हैं अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो मेजर जो है पैथोजन कौन है जो ये करता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, तो इसमें मेनली जो है बैक्टीरिया के चलते होता है। मैक्सिमम और मोस्ट ऑफ द केसेस बैक्टीरिया के चलते होता है, कुछ फंगस के भी चलते होता है, और वायरल भी देखा गया है कि वायरल भी होता है, लेकिन मोस्टली और मैक्सिमम केसेस बैक्टीरिया के चलते होता है। और उसमें भी खासकर एक बैक्टीरिया डेट इज ई कोलाई, जो कि हमारी अंतड़ियों में रहता है और हमारे जो है मल द्वार से जो है बाहर निकलता है। तो वो ई कोलाई के चलते जो है देखा गया है कि मैक्सिमम केसेज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं। तो इससे एक ये चीज भी पता चल लगता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होने का जो कारण है कि अगर ई कोलाई से हो रहा है, तो ई कोलाई से हो रहा है मतलब कि जो हमारे मल द्वार से जो बाहर निकल रहा है स्टूल के साथ जो निकल रहा है, तो अगर उस एरिया का मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट के आसपास का एरिया जो है, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के आसपास का एरिया, लैट्रिन के रास्ते के आसपास का एरिया, स्किन, अगर उसका हाइजीन सही नहीं रहेगा तो वही जो बैक्टीरिया है ट्रेवल करके यूरेथ्रा तक चला जाता है और फिर उससे ऊपर उड़ जाता है वो ब्लैडर में और फिर इन्फेक्शन कर देता है। इसी को हम बोलते हैं असेंडिंग इन्फेक्शंस। रिस्क फैक्टर्स में आते हैं कि कौन से लोग जो हैं ज्यादा प्रोन हैं इस यूटीआई के लिए। तो इस कंडीशंस में सबसे पहला आता है कि ओल्ड एज, और उसके बाद आता है डायबिटीज, फिर प्रेगनेंसी, क्योंकि ये तीनों कंडीशन जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट बोलते हैं कि इस कंडीशंस में जो है शरीर का जो प्रतिरोध क्षमता है वो काफी कम जाता है। उसके बाद अगर हम आते हैं तो वो सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स जो हैं उनमें होता है, मेल्स में भी होता है बट फीमेल्स में ज़्यादा होता है। कि फीमेल्स में यूटीआई ऐसे भी ज़्यादा होता है कारण कि उनका जो यूरेथ्रा का जो लेंथ होता है और जो यूरेथ्रल ओपनिंग और एनल ओपनिंग, मतलब एनल ओपनिंग जो मल द्वार का जो ओपनिंग है और यूरेथ्रा का जो ओपनिंग है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो कम होती है और यूरेथ्रा का लेंथ भी कम होता है। तो इससे कम होने से क्या होगा कि जो मल द्वार के पास से जो बैक्टीरिया अगर निकलेगा, ई कोलाई अगर, तो उसको कम दूरी तय करनी पड़ेगी। असेंडिंग इन्फेक्शंस अगर होगा तो कम दूरी तय करनी पड़ेगी और इन्फेक्शंस जल्दी होता है। इसीलिए फीमेल्स में ये जल्दी होता है। मेल्स में जो है चूंकि यूरेथ्रा का लेंथ ज़्यादा होता है और डिस्टेंस भी थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए मेल्स में जो है बहुत कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू द फीमेल्स। इसके अलावा है कि पेशाब के रास्ते में अगर कहीं भी रुकावट आती है, जैसे किडनी से जो है फिल्टर होकर जो पेशाब जो आ रहा है यूरेटर में, और अगर यूरेटर में आपका स्टोन है तो उसके चलते पेशाब का फ्लो थोड़ा कम हो जाएगा, वहां पे जो है बहुत देर तक पेशाब रहेगा, स्लोली जो है गिरेगा, जिसके चलते जो है चांसेस बढ़ जाते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के। इसका एक एग्जांपल और है कि जो जिनका प्रोस्टेट काफ़ी बड़ा हो जाता है वो यूरेथ्रा को भी थोड़ा पीछे से जो है कंप्रेस करता है और उसके फ्लो को, यूरिन के जो फ्लो होती है उसमें रुकावट आती है और इसके चलते यूटीआई जो है ज़्यादा होते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे स्ट्रक्चरल एनोमेली, मीन्स कि अगर किसका जन्मजात ही जो है यूरिनरी ट्रैक्ट जो है यूरिनरी के रास्ते में अगर जो ऑर्गन्स हैं उसमें कुछ अगर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है तो उसमें हो सकता है। और एक और है कॉमन सी चीज़ की, जो पानी अगर कम पीते हैं, क्योंकि पानी अगर कम पिएंगे तो ऑब्वियसली जो है बैक्टीरिया का फ्लशिंग नहीं होगा अच्छे से, अगर फ्लशिंग आउट नहीं होगा तो इस कंडीशंस में जो है यूटीआई ज़्यादा होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो मैं बताऊंगा आपको कि जो बच्ची हैं, गर्ल चाइल्ड हैं, उनको आप ड्यूरिंग पोटी, मतलब पोटी के समय या जो पोटी ट्रेनिंग बोलते हैं, उस समय आप उनको हमेशा ये सिखाएं कि जब भी वो वाइप करे आफ्टर पेशाब या आफ्टर स्टूल, या मतलब पोटी के बाद जब भी वो पेशाब जो पोंछना है तो ऑलवेज फ्रॉम फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, आगे से पीछे की ओर पोछे, न कि पीछे से आगे की ओर। क्यों? क्योंकि पीछे रहता है एनल ओपनिंग, पीछे से आगे की ओर अगर हम
पोंछेंगे, बच्चों को सिखाएंगे कि पीछे से आगे की ओर पोंछो, उस कंडीशंस में जो है बैक्टीरिया जो है हम वहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर देंगे और वो जाके यूटीआई करेगा। तो ऑलवेज ये याद रखें कि हमेशा उनको बताएं कि जब भी पेशाब करें, लैट्रिन करें, उसके बाद जो है पोंछना है तो वाइप करना है तो ऑलवेज फ्रॉम फ्रंट टू बैक, नॉट फ्रॉम बैक टू फ्रंट। सिम्टम्स में है कि यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है काफ़ी बढ़ जाएगी, बहुत बार बार आप पेशाब जाना पड़ेगा, बार बार, लेकिन आपका क्लियर नहीं होगा पूरी तरह से, आप जो है सेटिस्फैक्टरीली जो है आप उसको अवॉइड नहीं करेंगे, लगेगा कि कुछ बचा हुआ है, फिर थोड़ी देर बाद आपको लगेगा जाएंगे, फिर आप करेंगे, फिर जाके ड्रॉप में थोड़ा बहुत पेशाब होगा, फिर आप आएंगे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। दूसरा है कि जलन सी होगी, काफ़ी बर्निंग जो है, मतलब यूरिन के टाइम में जो है बर्निंग सेंसेशन फील होगा, दर्द भी हो सकता है। अगर ब्लैडर में और यूरेथ्रा में ही अगर इन्फेक्शन सीमित है, अगर ब्लैडर में होता है तो हम बोलते हैं सिस्टाइटिस, यूरेथ्रा में होता है तो हम बोलते हैं यूरेथ्राइटिस। तो अगर यही दोनों तक सीमित है, जिसको कि हम बोलते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, तो इस केस में जो है नाभि के नीचे जो है थोड़ा दर्द हो सकता है। अगर ये जो है आप देखें कि जो है बैक्टीरिया ऊपर उठ गया और ये यूरेटर के थ्रू किडनी को भी अगर इन्वॉल्व कर लिया, अगर किडनी इन्वॉल्व हुआ तो इसको हम बोलते हैं पायलोनेफ्राइटिस। यूरेटर्स में बहुत कम होता है क्योंकि जो फ्लश्ड आउट हो जाता है तुरंत, तो यूरेटराइटिस भी बोलते हैं। तो अगर किडनी में इन्वॉल्व हो गया और पायलोनेफ्राइटिस होता है तो उस कंडीशन में हमें जो है फीवर होगा, चिल्स होगा, काफ़ी ठंड लगेगा, कांपेगा वो पेशेंट, और बुखार उसे बहुत तेज होगी, और फ्लैंक पेन होगा। फ्लैंक मीन्स कि आप देखें कि दोनों साइड जो है हमारा, ये दोनों जो लोअर एकदम पोर्शन है जो बॉडी का, यहाँ पे जो है इन दोनों साइड में जो किडनी का जो पोजीशंस है फ्लैंक्स में, इन यहाँ पे दर्द होगा। तो ये एक बताएगा हमें कि हाँ ये पायलोनेफ्राइटिस हुआ है या हमें जो है किडनी का इन्फेक्शन हुआ है। अब आते हैं इसके टेस्ट पे। टेस्ट में हम जनरली जो है यूरिन जो है रूटीन एग्जामिनेशन लिखते हैं, आरई, और ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और कल्चर एंड सेंसिटिविटी लिखते हैं। तो आरईएमई में हम देखते हैं, मेनली जो हम देखते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ब्रीफली बता रहा हूँ आपको। सबसे इंपॉर्टेंट जो हम देखते हैं वो है पस सेल देखते हैं कि पस सेल कितना है। जनरली जो कट ऑफ मार्क बनाया गया है वो अप टू 5 है। अगर 5 से ऊपर आता है पस सेल तो हम बोलते हैं कि इन्फेक्शंस हुआ है इनको, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है। या बहुत बार देखिए कि पस सेल बहुत ज्यादा रहेगा तो वहां लिखा रहेगा प्लेंटी ऑफ पस सेल्स पर हाई पावर फील्ड, एचपीएफ करके लिखा रहेगा, तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस है। तो मेनली हमारा फोकस रहेगा पस सेल पे। और भी ये बहुत सारे पैरामीटर्स इसमें रहते हैं, जैसे कि पेशाब में शुगर कितना है, शुगर मौजूद है कि नहीं, पेशाब में प्रोटीन मौजूद है कि नहीं, पेशाब की जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, पेशाब का कलर कैसा है, ये सब सारी चीजें हैं। बट मेन फोकस हमारा जनरली वो पस सेल में ही रहता है। वही हमको एक क्लियर कट आइडिया ओवरऑल बताएगा कि अगर 5 से ऊपर है पस सेल देन मीन्स कि ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है। यूरिन फॉर सीएस जो है, कल्चर एंड सेंसिटिविटी, इसमें है कि हम जानना चाहेंगे कि आखिर कौन सा बैक्टीरिया जो है इन्फेक्शन किया है और वो बैक्टीरिया के लिए सबसे आइडियल और बेस्ट एंटीबायोटिक क्या रहेगा। तो इस रिपोर्ट में, जो कि 48 से 72 घंटे के बाद मिलेगा हमको, इस रिपोर्ट में जो है हमको ये लिखा हुआ आ जाएगा कि ये बैक्टीरिया जो है इन्फेक्शन किया है, उसमें एक पर्टिकुलर नाम दिया रहेगा और इसमें जो है इसका काउंट देखा जाएगा कि 1 लाख कॉलोनी काउंट जो है पर ml आया है, मतलब ये पॉजिटिव है और ये जो है ऑर्गेनिज्म है, और इसके लिए सबसे आइडियल एंटीबायोटिक कौन सा रहेगा, तो वो उसका एक पूरा लिस्ट दिया रहेगा। अब ये 3 फॉर्म में रहेगा, पूरा एंटीबायोटिक्स का नाम रहेगा और इधर लिस्ट रहेगा। एंटीबायोटिक्स के पास अगर R लिखा हुआ है मीन्स रेसिस्टेंस, मीन्स ये एंटीबायोटिक नहीं काम करेगा। अगर एंटीबायोटिक के पास S लिखा हुआ है मीन्स की सेंसिटिव, मतलब ये एंटीबायोटिक काम करेगा। अगर एंटीबायोटिक के जो नाम के पास लिखा हुआ है I मीन्स इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट मतलब है कि अगर बहुत ज़्यादा डोज बढ़ाएंगे तो काम ये कर सकता है। तो इसमें से हमको सेंसिटिव सेलेक्ट कर लेना है। अब बहुत सारे अगर सेंसिटिव है, अब इसको कैसे सेलेक्ट करें, तो इसमें सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होता है उसमें एक देखिएगा MIC दिया रहता है, मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। तो MIC मतलब है कम से कम कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए जिस पर कि वो ऑर्गेनिज्म जो है उसका ग्रोथ रोक दे, ये जो पर्टिकुलर जो मेडिसिन है, एंटीबायोटिक है, उसको रोक दे, कम से कम कंसंट्रेशन। तो जितना कम होगा उतना अच्छा है। लेकिन अब यहां ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ब्लाइंडली लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि MIC सबसे कम इसका है, ये वाला चला दो।
नहीं, ऐसा नहीं है। MIC एक क्राइटेरिया है देखने का जरूर, बट और भी बहुत सारे चीजों को ध्यान में रख के तब एंटीबायोटिक को दिया जाता है। एक उनमें MIC है, दूसरा है कि हम देखेंगे कि वो एंटीबायोटिक कितना इफेक्टिव है। 2 या 3 एंटीबायोटिक अगर आप देखते हैं कि सेंसिटिव है और किसी का MIC बहुत कम है, तो इसका मतलब एकदम नहीं है कि ये एंटीबायोटिक बहुत इफेक्टिव है। उसमें हम देखेंगे सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन है, किस एंटीबायोटिक का जो है आप देखें कि जो टिश्यू पेनिट्रेशन है, अगर हम सोच के दे रहे हैं कि UTI के लिए, तो यूरिनरी ट्रैक्ट में जो है वहां ज्यादा कंसंट्रेशन जाता है, ये सोच के देना होगा। कॉस्ट किसका ज्यादा है, मतलब कम है, ये सोच के देना होगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी किसका कम है, जैसे कोई एक दवा है जैसे लीवोफ्लोक्सासिन, एक एग्जाम्पल कि 750 या 500 तो दिन में एक बार चलती है, और सिप्रोफ्लोक्सासिन दिन में 2 बार चलती है, 500 करके जो है 2 बार चलती है या 250 करके 2 बार। तो बेटर है कि जिसका फ्रीक्वेंसी कम हो उसको। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं। और एक चीज कि कौन सा एंटीबायोटिक इस पर्सन, अगर इसका किडनी डैमेज है या लीवर डैमेज है तो कौन सा एंटीबायोटिक दे सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको। सपोज आपने टेस्ट कराया और UTI है, और आपका जो है रिपोर्ट्स में जो आया है कि एमिकासिन जो है एंटीबायोटिक जो है बहुत अच्छा काम करेगा, मतलब उसका जो है लेस देन जो है 1 दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू 1 MIC आया। और मान लीजिए सपोज कि लीवोफ्लोक्सासिन है और उसका आप देख रहे हैं कि लेस देन इक्वल टू 4 आया है, तो आप सोचेंगे एमिकासिन जो है आइडियल है, बेस्ट है, हम इसको चला देते हैं। बट आप ये भी ध्यान में रखें कि आपका पेशेंट क्या रीनल पेशेंट है। अगर वो किडनी का पेशेंट होगा, पहले से ही डायबिटिक होगा, नेफ्रोपैथी अगर हुआ होगा, किडनी डैमेज हुआ होगा, अगर क्रिएटिनिन उसका ज़्यादा होगा, देन आप नहीं चला सकते हैं एमिकासिन, मतलब इंजेक्शन। भले ही उसका MIC कम है बट आप नहीं चला सकते हैं, नहीं तो और किडनी डैमेज होगा। तो बेटर है कि ऐसा चीज आपको सेलेक्ट करना होगा जो किडनी को इंजुरी कम करे और MIC भी ठीक हो, और अदर पैरामीटर्स कॉस्ट इफेक्टिव और ये सब जो है इफिकेसी और उसका साइड इफेक्ट प्रोफाइल, ये भी बहुत अहम चीज है। साइड इफेक्ट प्रोफाइल ये सब कुछ जो है ओवरऑल जिसके जो सूट होगा उसी को हम सेलेक्ट करते हैं एंटीबायोटिक्स में, और उसी को हम फिर चलाते हैं।